I can let you hide. I've got what you need. You stick by my side. Really ain't no things up in a mess. Going in the air just for the stress now, baby. I've been going on, now you upset. So I put a हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? वेलकम बैक टू सुना मेंटेंशन यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा वीडियो है, इट इज़ गोइंग टू बी ऑन कांसर्स वीडियो एंड द टाइटल ऑफ द वीडियो इज श्रीलंका क्राइसिस डायनेस्टी रूल इन श्रीलंका। श्रीलंका पीएम का रिजिग्नेशन रिज़ाइन किया है एंड श्रीलंका इन इमरजेंसी। तो इसके ऊपर वीडियो है, एज यू गाइस हैव सेड इन द कमेंट्स कि कांसर के ऊपर वीडियो बनाओ। सो वी आर बैक विद कांसर्स वीडियो। और वैसे आपको पता है हम बहुत दिन के बाद वीडियो बन रहा है बिकॉज हम थोड़ा घूमने के लिए गया है, आप लोगों को तो पता है। और वन मोर थिंग, हमने एक दूसरे चैनल भी बनाया है जहाँ पे वी आर गोइंग टू अपलोड व्लॉगिंग्स, क्योंकि वो दूसरे चैनल है, हमारा बैकअप चैनल हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यू कैन गो देयर, यू कैन फाइंड द लिंक इन द कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। और या इतना है तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा और लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ऑलराइट, 3, 2, 1। जय हिंद। देखिए, श्रीलंका के बारे में देखते हैं कि आखिर ये इतना बर्बाद कैसे हो गया, और ये तो कंप्लीट बर्बाद हो ही जाएगा, क्योंकि जिस भी राज्य या देश की जीडीपी डेट टू जीडीपी रेशियो 60 से ऊपर जाता है वो बर्बादी की ओर जाता है, और 100 क्रॉस किया तो कंप्लीट बर्बाद हो जाता है। और श्रीलंका का डेट टू जीडीपी रेशियो 110% हो गया। देखिए, श्रीलंका को आजादी मिली 4 फरवरी 1948 को। यहाँ पे 22 मिलियन लोग रहते हैं यहाँ पर। इसका पुराना नाम सिलोन था। पहले ये भारत से शुरुआत में कई सारी इससे लड़ाइयाँ हुई थी। बहुत प्राचीन काल में भारत के राजा करिकाल आक्रमण किए थे वहाँ पे। राजा राज ने किया था, राजेंद्र चोल ने किया था, देवराय द्वितीय ने किया था, कई समय किया था। उस समय इसका पुराना नाम सिलोन था। इसकी राजधानी भी टाइम टाइम पे बदलती रही। एक समय था जब अनुराधापुर थी, फिर इसकी राजधानी कैंडी हुई, फिर कोलंबो हुआ, अभी इसका राजधानी श्री जयवर्धनपुरम हो गया। इसके बड़े शहर की बात करेंगे तो इसका नीचे में हम्बनटोटा शहर जो है, यहाँ पर ये काफी बड़ा शहर है हम्बनटोटा, इसका बंदरगाह यहाँ पर। और यहाँ पर ट्रिंकोमाली इसका पेट्रोलियम रिजर्व बहुत बड़ा है, जिसे भारत ने अभी लीज पर ले लिया। इसका ऊपरी राज्य जाफना कहलाता है। ये वाला जगह जाफना है, जहाँ पर लिट्टे नामक एक उग्रवादी संगठन पनपा था। अब इसके बारे में एक एक करके समझते हैं। देखिए, श्रीलंका का 2 ही बिजनेस होता है, एक इसके यहाँ खेती होती है, दूसरा टूरिस्ट होते हैं। खेती और पर्यटन पे ही ये चलता है। लेकिन इसने पर्यटन पर खुद ही लात मार लिया। जो बचा हुआ काम था उसने कोरोना कर दिया। पर्यटन पर खुद ही लात कैसे मारा? इसने भारत से जो तमिल लोग थे वहां पर ऐसा कानून बनाया, नागरिकता खत्म कर दिया। वहाँ पे लगभग 40,000 लोगों को मार दिया यहाँ पर। और ये तमिल के लोग थे वहाँ पे, सिंगली बौद्ध की अधिकता है। और ये तमिल जो थे ये ज्यादातर हिंदू रिलीजन से मायने रखते थे। तो ये लोग जो थे इन पर बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगे। इनके ऊपर कैंपों में रखा गया, जानवरों की तरह व्यवहार करने लगे, जिस वजह से भारत से इनका जो संबंध था बिगड़ते गया। अब कोई भी टूरिस्ट पास के देश में जाता है, जैसे हम ही लोग को देखिएगा, नेपाल बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। अब नेपाल संबंध खराब कर लेगा तो अच्छा खासा उसको टूरिस्ट लॉस हो गया। उसके बाद यहाँ क्या हुआ, ईस्टर डे ब्लास्ट हो गया। क्रिश्चियन में 3 त्यौहार बहुत फेमस है, क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर। ईस्टर डे में ब्लास्ट में यहाँ लगभग 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें से 45 तो विदेशी क्रिश्चियन थे जो टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आए थे। जिस वजह से एक भारत को तो नाराज कर ही दिया, और दूसरे क्या है कि विदेशी पर्यटकों में भी एक डर की भावना बढ़ गई। इसकी गहन जांच कराने के बाद इसने कुछ ठोस कदम पे नहीं पहुंचा, और इसने क्या किया, आरोप लगा था इसमें एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ग्रुप का, जिस वजह से इसने बुर्का पर बैन लगा दिया। उसके बाद एक और माहौल क्या हो गया, भड़क गया। देखिए, कभी भी इंटरनल पॉलिटिक्स ऐसी नहीं करनी चाहिए कि जिससे कि एक्सटर्नल पॉलिसी को दिक्कत होने लगे। इससे क्या हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पर इसकी इमेज खराब हो गई और इसे लोन लेने में दिक्कत होने लगा। और इसने इसके जो इंटरनल वायलेंस हो रहे थे उसको फेसबुक ने बहुत बढ़ा दिया। यहाँ पर सोशल मीडिया किसी चीज को बहुत बढ़ा रहा है, इसको कंट्रोल करके रखना चाहिए। यहाँ पे जितने भी ये डूबा है इसमें फेसबुक का भी बहुत बड़ा हाल है। भारत में भी क्या है कि मीडिया को भी यहाँ क्या है कि अगर कोई अप्रिय घटना होती है, जैसे दिल्ली में हिंसा हुई थी, उसे सप्रेस करके दिखाना चाहिए। आप कल्पना करके सोचिए, अगर हम लोग को ये न्यूज आए कि लंदन में ब्लास्ट हुआ, लंदन में दंगे फसाद हो गए, तो हमारी खबर हमारे दिमाग में क्या इमेज बनेगा लंदन के लिए कि यार लंदन सेफ शहर नहीं। लेकिन अभी कैसा लगता है, लंदन बड़ा फेमस जगह है घूमने के लिए। तो मीडिया को भी ये सोचना चाहिए कि दिल्ली में अगर कुछ भी होता है तो दिल्ली राजधानी है, उसे सप्रेस करके दीजिए, पुलिस को काम करने दीजिए। पुलिस से ज्यादा तो मीडिया वाले कूद जाते हैं, हमारे चैनल की टीआरपी बढ़ेगा। देखिए, यहाँ पे 3 इंच का ईंटा था, 12 इंच का घर पे से फेंक दिया, ऐसा दिखाएगा सर, जिससे कि ऐसा लगने
लगेगा कि वो देश क्या है, अशांत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, फेसबुक ने श्रीलंका पे इतना ज्यादा वायलेंस को फेसबुक के एल्गोरिथम ने दिखाया था कि वहां से टूरिस्ट आना ही कम कर दिए, बचा हुआ काम को पूरा कर दिया। कोरोना की वजह से इतना लंबा लॉकडाउन लगा, इंटरनेशनल फ्लाइट बैन लग गए, जिस वजह से यहाँ पे पर्यटन पूरी तरह से चरमरा गया। अब श्रीलंका को खुद सोचना चाहिए, वो अपने यहाँ 7% क्रिश्चियन पे वैसे ही वहां पे वायलेंस हो रहा है, 9% मुसलमानों के ऊपर वैसे ही हो रहा है, 12% जो तमिल हिंदू है उनके ऊपर भी अत्याचार। तो भैया तो सबके तुम बैरे ले लोगे तो रहेगा कौन तुम्हारे यहाँ? Yes. इन सारी घटनाओं की वजह से श्रीलंका को एक हैवी लॉस हुआ और इसकी इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगी और यहाँ से पर्यटन पूरी तरह से ध्वस्त होने लगा। दूसरा इसका व्यापार था खेती। खेती में ये बहुत बड़े पैमाने पर कोकोनट और कोकोनट ऑयल का एक्सपोर्ट करता था। यहाँ पर नारियल की खेती बहुत ज्यादा होती है, केरल में भी होती है, तटीय राज्यों में। देखिए हम लोग के यहाँ जो नारियल होता है वो लंबे पेड़ों पर होते हैं, लेकिन यहाँ जो तटीय राज्य होते हैं वहाँ नारियल की लंबाई बहुत कम होती है, मतलब 10 फीट 15 फीट पे नारियल हो जाता है और काफी ज्यादा मात्रा में होता है यहाँ पर नारियल। तो नारियल की खेती बहुत ज्यादा होती थी यहाँ पर। साथ में यहाँ पे रबर की खेती होती है। रबर जो होता है, नेचुरल रबर जो होता है, वो यहाँ से इस पे रबर के पेड़ से दूध से निकाला जाता है, जिससे ये रबर को बनाया जाता है। तो ये रबर की खेती भी बहुत ज्यादा इसके पास होती थी। दूसरा चाय में तो ये बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता था दूसरे देशों को, और खेती पे कुछ हद तक आत्मनिर्भर भी था। हमारे यहाँ से कम चाय होता है यहाँ पे, लेकिन हम लोग के यहाँ चाय पी भी तो जाते हैं। इतनी जनसंख्या उसपे से जिसको देखो सुबह में दिन भर में 3-4 टाइम चाय पी लेता है यहाँ पर, जिनको चाय की आदत लगी रहती है। तो ये यहाँ पर काफी अच्छे से फल फूल रहा था। लेकिन यहाँ पे चौपट नेता सब, देखिए नेताओं का पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये ऐसा चौपट करेंगे समझे जिसकी खामियाजा कई पुस्तकों को चुकानी पड़ती है। नेतवा कहा कि भाई जो हम लोग यूरिया, पोटास, डीडीटी जो सिंथेटिक खाद का प्रयोग करते हैं, रासायनिक खाद का, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी श्रीलंका के पास, तो इन्हें इंपोर्ट करना होता था। ये लगभग $400 मिलियन प्रति वर्ष खर्च करते थे, यानी 3000 करोड़ रुपए का ये खाद मंगाते थे। इस खाद से ये फायदा होता है कि इससे पैदावार बहुत तेजी से होने लगता है, बहुत ज्यादा पैमाने पर, लेकिन ये क्या है, महंगा आता है। दूसरा, ये खेत को एक लॉन्ग टाइम में नुकसान पहुंचाता है। तो इसने सोचा एक काम करते हैं, इसका आयात पे बैन लगा देते हैं। ऑर्गेनिक खाद, नेचुरल खाद का प्रयोग करेंगे, जैसे हमारे यहाँ पत्तियों को सड़ाकर केचुआ से बनाया जाता है, गाय के गोबर से, उसे ऑर्गेनिक खाद कहते हैं। ये क्या है, ऑर्गेनिक खाद की एक खराबी क्या है कि अगर आप ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करेंगे तो ये आपको 15 से 20 साल बाद इसका रिजल्ट दिखेगा। जैसे भारत में सिक्किम पहला पूर्णतः जैविक राज्य बन गया, वहां पे ऑर्गेनिक खाद का होता है। मिजोरम दूसरा हो गया, पूरी तरह से जैविक शहर अगरतला हो गया। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। तो इस खाद के प्रयोग से काफी फायदे होते हैं, लेकिन इसका फायदा तुरंत नहीं दिखता है, और ये इन सारे खादों का फायदा तुरंत दिखता है। तो श्रीलंका का मंत्री पढ़ा लिखा तो था नहीं, उसने आयात पर बैन लगा दिया। आयात नहीं हुआ तो वहां हैवी डिमांड हो गई ऑर्गेनिक खादों की। अब ऑर्गेनिक खाद से तुरंत फायदा होता नहीं है, दूसरा इनके पास ऑर्गेनिक खाद था नहीं और डिमांड भयानक हो गया है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई साहब तो खेती चौपट हो गया। तो इन्होंने चाइना से $70 मिलियन का ऑर्गेनिक खाद चाइना, अब बताइए चाइना से मंगा रहा है। खाने पीने का सामान तो कभी नहीं मंगाना चाहिए, तो खाद मंगाया, उस खाद में बीमारी लग गया और अजब टाइप के बैक्टीरिया पाए गए सब इसके खाद में, चाइना वाले में, और पेड़ में खा जाते थे। तो मतलब खाद डाला जाता है पेड़ उगने के लिए, सोच रहा चाइना का खाद डाला जाता है पेड़ में खा जाता था। तो श्रीलंका ने इस खाद को वापस पैक किया और वापस जहाज से भेज दिया चाइना में। इसे भेजने में श्रीलंका को $7 मिलियन का खर्चा आया। वाह रे श्रीलंका, वाह रे चाइना, वाह यार, इससे बड़का दगाबाज तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता। हम लोग पाकिस्तानियों को कमीना समझते थे कि उसका भी बाप निकला सब। सोचिए किस तरह से, इससे दोस्ती ही नहीं रखनी चाहिए इन चोटों से। फादर ऑफ कोरोना, इस खाद वाला जो संकट है, इसका नतीजा ये हुआ कि जो श्रीलंका अपने खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भर था, उसे गेहूं और चावल जैसे चीजों को भी इंपोर्ट करना पड़ गया अपने देश के पेट पालने के लिए। अब टूरिस्ट चौपट हो गया, खेती चौपट हो गया, अब पैसा आएगा कहां से? जिस वजह से इनके पास पेट्रोल को आयात करने का पैसा नहीं था, तो उस वजह से पेट्रोलियम महंगा होते गया। पेट्रोलियम इतना महंगा हो गया, अब पेट्रोलियम के ज्यादा महंगा होने से पेट्रोलियम को लेने के लिए लाइन पे लाइन लगने लगे सब। वहां पर पेट्रोल का रेट इतना महंगा हो गया, 350 रुपया लीटर हो गया। अब ये पेट्रोल और डीजल के महंगा होने से हर चीज पर इफेक्ट पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। तो जो आयात नहीं, ट्रेन का किराया बढ़ जाएगा, बस का बढ़ जाएगा, और ट्रैक्टर डीजल जो भी चीजें चलती हैं इस पे कंबाइन मशीन वगैरह जो होते हैं, ये सबसे खेती पर इनडायरेक्टली असर पड़ता है, जिस वजह से इसका खेती भी पूरी तरह से स्लो डाउन हो गया श्रीलंका का। एक के बाद एक चौपट होते गया। श्रीलंका के पास पैसा बच गया जीरो, कुछ भी पैसा नहीं बच गया, दुनिया से चला गया लोन मांगने के लिए, IMF वगैरह से लोन मांगने, भारत से लोन मांगने। इसके पास इस साल $7 बिलियन कर्जा चुकाना है और इसके पास पैसा 1 रुपया नहीं है। चाइना कह रहा है कि हमारा लोन चाहिए, वापस चाहिए। चाइना यहाँ पर, चाइना से जाए हम्बन टोटा बंदरगाह बनाए, ससुरा तो नहीं रहेगा, ठीक है नहीं बंदरगाह बनाएंगे यहाँ पर, वो लोन लेके। अब आप सोचिए ना, किसी का कम पैसा है और लोन ले लेकर दे महल बनाएंगे, चौपटे ना करेगा ससुरा तो नहीं। यहाँ पर $7 बिलियन का पैसा इसके पास, कोई भी पैसा इसके पास नहीं है। अब IMF से लोन लेने जा रहा है। देखिए
वर्ल्ड बैंक जब लोन देती है तो ये अच्छे कामों के लिए लोन देती है, विकास के लिए, सड़क, पुल, बिजली घर, ये सब बनाने के लिए। आईएमएफ लोन देती है, ये बेल आउट पैकेज देती है एकदम लास्ट मोमेंट पे, जब आपके पास तनिको पैसा नहीं बचता है तब देती है, और देने के शर्त रखती है कि आपकी अर्थव्यवस्था को हम कंट्रोल करेंगे। अब बताइए, आईएमएफ से लोन लेने का मतलब है कि अपनी इकोनॉमी उसको सौंप दीजिए। यहाँ पर जो भी देश आईएमएफ पे लोन ले रहा है, मतलब समझिए वो देश चौपट हो गया। आईएमएफ को इकोनॉमी के भाषा में इसे वेंटिलेटर कहा जाता है। जैसे किसी मरीज को वेंटिलेटर लगा है, ऑक्सीजन पे जी रहा है, तो समझिए एकदम सीरियस पोजीशन है। तो किसी देश को पता करना है चौपट हो रहा है कि नहीं, तो देख लीजिए आईएमएफ से लोन लिया है कि नहीं लिया, चौपटे हो जाएगा यहाँ पर। तो अभी आईएमएफ इनको लोन देगी, अभी काफी लंबा प्रोसेस होगा। इसने सोचा, ऐसा नहीं है कि श्रीलंका अपने को बचने की कोशिश नहीं किया, ये घटना उसके पास पिछले 2 सालों से हो रही थी। इसने क्या किया, 2020 में इसने कहा कि हमने टैक्स हॉलीडे बना देंगे, हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, विदेशी कंपनियां कूद जाएंगी ये सोचकर। तो लेकिन कहा जाता है कि अगर दिन खराब हो ना इंसान का, तो ऊंट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। तो यही हाल हो गया श्रीलंका के साथ। जैसे इधर टैक्स हॉलीडे घोषित किया, उसके 2 महीना बाद पूरी दुनिया में कोरोना फैल गया 2020 में, और मार्च अप्रैल तक तो पूरे दुनिया में फैल गया था, और पूरी दुनिया में फैक्ट्रियां ठप पड़ गई, शटडाउन हो गया। जो भी एक तो इनके पास टूरिस्ट खत्म हो गया, खेती खत्म हो गई, पेट्रोलियम खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया। जो कुछ पैसा टैक्स से आता था, इन्होंने सोचा टैक्स कट कर देंगे तो विदेशी आएंगे, विदेशी आया नहीं, उसमें से जो टैक्स आ रहा था वो भी खत्म हुआ। लॉकडाउन में व्यापार खत्म हो गया, पूरी तरह से श्रीलंका जो था कंगाल हो गया। और यहाँ हालत ये हो गई, हर चीज की शॉर्टेज यहाँ देखने लगी। हद तब हो गया जब यहाँ पे पेपर की शॉर्टेज की वजह से 2 बड़े न्यूज पेपरों को बंद करना पड़ा, एग्जाम कैंसिल कराने पड़ गए, क्योंकि इनके पास पेपर नहीं है। पेपर नहीं होने की वजह से कई सारी समस्या आती है। इनके पास कोयला खरीदने को पैसा नहीं, पेट्रोलियम खरीदने को पैसा नहीं, तो बिजली बनेगा कैसे इनके यहाँ? जब इनके पास बिजली उतना नहीं बनी, इनके यहाँ की सबसे लंबी नदी महावली गंगा, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा हुआ है, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महावली गंगा, उससे उतना बिजली बन नहीं पाता है। यहाँ इतनी बिजली की शॉर्टेज हो गई कि 2 घंटा ही बिजली आती है। अब 2 घंटा बिजली आने से आप फ्रीलांसिंग का भी काम नहीं कर सकते हैं, इंटरनेट में भी उतना काम अच्छा से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें अनट्रप्टेबल सप्लाई चाहिए। तो श्रीलंका एक के बाद एक चीजें चौपट होने लगी, और महंगाई इतनी बढ़ गई कि चीनी 200 रुपया हो गया, यहाँ पर दूध 2000 रुपया, चावल 200 रुपया, 4200 रुपया गैस सिलेंडर हो गया श्रीलंका में, जिस वजह से यहाँ पे त्राहिमाम मच गया। और यहाँ पर दवाइयां तक को इंपोर्ट करना पड़ा। सोचिए, हमारे यहाँ इंपोर्ट क्या होता है, आईफोन की मोबाइल, टेस्ला की कार, मतलब जो हैवी चीजें होती है ना, अमीरों के लिए, जो एकदम अमीर लेवल के लोग हैं उनके लिए जो चीजें हैं वो इंपोर्ट होती है। जो जरूरत की चीजें होती है, गरीब और मिडिल क्लास यानी 90% इंडिया की जो चीजें होती हैं जो आम जनता के लिए, वो यहीं पे बनती है। सोचिए, यहाँ दवाइयां तक को इंपोर्ट किया जाता है, पैरासीटामॉल का गोली। ये हाल हो गया श्रीलंका का चौपट। यहाँ पर इसे चौपट करने के लिए ऐसा नहीं है कि बर्बाद किया गया है, तो ये सबने मिलकर बर्बाद किया। हमारे यहाँ इंडिया में देखिए ना, 1-2 नेता मिलकर बर्बाद कर देते हैं। एक कहावत कहा जाता है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर सय पर उल्लू बैठा हो आबाद गुलिस्ता क्या होगा। मतलब किसी बगीचा को बर्बाद करने के लिए 1 उल्लू काफी है, हर बगीचा के हर डाल पर उल्लू बैठ जाए तो वो गुलिस्ता क्या होगा। यहाँ ससुरा भारत में 1-2 नेता मिलकर लूट लेता है। यहाँ खानदानी चोर बैठा है सब श्रीलंका में। खानदान अब पूरा नहीं, थोड़ा सा इन सबका खानदान समझाते हैं, बैठ जाते हैं। श्रीलंका में एक मंत्री थे, नाम था उनका एल्विन राजापक्षे। इन्हीं के खानदान ने पूरी तरह डुबा दिया है। एल्विन राजापक्षे के 4 लड़का हुआ, गोटेबाया राजापक्षे, महिंद्रा राजापक्षे, बासिल राजापक्षे और चमल राजापक्षे। ये राजापक्षा फैमिली है। गोटेबाया राजापक्षे की सुनिए ध्यान से, इन्होंने 40,000 तमिलों को मरवाया है। अभी ये वहां के राष्ट्रपति हैं। इनके भाई महिंद्रा राजापक्षे वहां के प्रधानमंत्री हैं। इनके भाई बासिल राजापक्षे वित्त मंत्री हैं, यही ने चौपट किया पूरी तरह। चमल राजापक्षे सिंचाई है, पूरी तरह से इरिगेशन मिनिस्ट्री इन्हीं के पास था, खेती को इन्हीं ने चौपट कर दी। अभी तो ये है भाई, अभी इनको देखिए भतीजा इन सब का, मतलब इनका बेटा महिंद्रा राजापक्षे के 2 बेटा, नवल राजापक्षे और यूसिया राजापक्षे। नवल राजापक्षे खेल मंत्री है, यूसिया राजापक्षे चीफ ऑफ द स्टाफ है, मतलब किसको नौकरी देना है किसको नहीं, इन्हीं को जिम्मेदारी। और ये सिंचाई मंत्री वाला है चमल राजापक्षे, इसका 2 बेटा, एक का नाम है शशिंद्र राजापक्षे, इसके हाथ में कृषि है। देखिए, सिंचाई डुबाया, ये कृषि डुबाया यहाँ पर। और समेंद्र राजापक्षे, इसके हाथ में श्रीलंकन एयरलाइन की पूरी कमांड है। पूरा ससुरा खानदान एक के पास है। ये खानदानी चोरों ने डुबाया है श्रीलंका को। जब ये परिवारवाद ना पूरी तरह से चौपट कर दिया श्रीलंका को, इन्हीं चोटों ने मिलकर। अभी तो हम गोतिया में गिनबे नहीं किए, चचेरा ममेरा कजन वजन, बड़ी मंत्री है सब इसके पास। 9 बड़े मंत्री एक ही फैमिली से आते हैं। 70% बजट एक ही फैमिली कंट्रोल करती है। तो चौपट तो होना ठीक फिक्स था यहाँ पर। अब यहाँ पर श्रीलंका में इनके खिलाफ भयानक बवाल फैलने लगा, यहाँ पर प्रोटेस्ट होने लगे।
प्रोटेस्ट धीरे धीरे वायलेंस होने लगे। हाल ये हो गया कि यहाँ पर प्रोटेस्टर जो थे ये मंत्रिमंडल के इस्तीफे की मांग करने लगे। मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये दूगो जो था सब ये इस्तीफा नहीं दे रहा था सब। तो महिंद्रा राजापक्षे जो प्रधानमंत्री थे उनके घर को जला दिया गया। बाद में इनको इवैक्यूएट करने के लिए आर्मी बुलानी पड़ी, तो इन्हें अपना त्यागपत्र देना पड़ गया। लेकिन गोटेबाया राजापक्षे अभी भी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है जब तक इस चोट्टा को नहीं हटाएंगे हम यहाँ से हटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर तो ये हट गए हैं महिंद्रा राजापक्षे, और जब तक ये गोटेबाया नहीं हटेंगे तब तक नहीं होंगे। भाई साहब, भारत के तमिलों के 40,000 का जान लिए हो यार तुम, नींद कैसे आ जाती है तुम? हर इंसान, हम लोग अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देते हैं, ये तमिलों के साथ उनसे भी बुरा हाल किया था। समझ में, आपका देश डिजर्व करता है इसको। भारत के तमिल क्या मांग रहे थे यार? माइनॉरिटी को जीने नहीं देता ऐसे में यहाँ पर, यही हाल हो गया। जियो अब तुम अच्छा से यहाँ पर। अभी आनंद फानन में नया प्रधानमंत्री बनाया गया रानिल विक्रमसिंघे को। रानिल विक्रमसिंघे इसी के करीबी है सब, चोर चोर मौसेरे भाई। इनका कहना है कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो पूरा फिल्म बाकी है, पूरा श्रीलंका भी और चौपट होगा। IMF इनको लोन अभी दे नहीं रहा है, दुनिया में जल्दी तो लोन इनको कोई दे नहीं रहा है, अभी ये पूरी तरह से चौपट होंगे। तो हर देश को ये सोचना चाहिए, हर राज्य को सोचना चाहिए कि आप अपना वित्त मंत्रालय किसे दे रहे हैं। अनपढ़ों को दे देंगे तो चौपट हो जाएगा। भारत से भी कई राज्य हैं जिनसे अच्छा संकेत नहीं है, समझिए ध्यान से। किसी भी स्टेट का या देश का GDP जो होता है वो ये दिखाता है कि इस साल वहां पर कितने प्रोडक्शन होंगे एक साल में, और उस GDP के बाद डेट टू GDP रेशियो निकाला जाता है कि जितना प्रोडक्शन एक साल होगा उसका कितना % लोन चुकाने में जाएगा। तो लोन लेना गलत बात नहीं है, बट एक लिमिट में लेना चाहिए। यहाँ पर कहा जाता है कि GDP का 20% अगर आप लोन लिए हैं तो ये एक नॉर्मल चीज है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा जाता है तो खतरनाक माना जाता है, और 60% क्रॉस किया तो एकदम ये डेंजर हो जाता है। 60% से ज्यादा डेट टू GDP रेशियो नहीं होना चाहिए। अब होगा कैसे भाई? साल भर में हम जितना कमा रहे हैं उसका 60% उसी में ब्याजें चुकाने में, लोन में बचेगा क्या हमारे पास? अब ये स्थिति पे भारत के कई राज्य आ चुके हैं, जिसमें सबसे टॉप पर है पंजाब। खतरे का संकेत है यहाँ पर 53% यहाँ डेट टू GDP रेशियो। देखिए 20 होना चाहिए, 53 है, यानी 60 के पास है। तो वहां पे काफी ज्यादा पॉलिटिक्स खराब था यहाँ पर। तो अभी तो वहाँ इलेक्शन हुए हैं, 1-8 महीने सरकार आई है भगवत मान की यहाँ पर। अब 1-8 महीने में कौन सरकार क्या कर लेगी किसी को नहीं पता। कम से कम 2-3 साल रुकने के बाद ही कोई बता सकता है कि इस गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। अभी के लिए करेंगे तो बस एक भारतीय मीडिया है और एक नेता है सब, जो सरकार बनते कहेगा सबकी एकदम ये हो जाना चाहिए। तो पंजाब को इस पे स्पेशली ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगली दहलीज पे है। दूसरे नंबर पे राजस्थान है, इनका 39% डेट टू रेशियो है। उसके बाद 38% पश्चिम बंगाल का है, 34% उत्तर प्रदेश का है, और आंध्र प्रदेश का 32% डेट टू GDP रेशियो है। यानी ये लोग श्रीलंका जैसी स्थिति के लिए मतलब अब धीरे धीरे जा रहे हैं। 60% थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। श्रीलंका का डेट टू GDP रेशियो 110% था, इसलिए डूबा यहाँ पर। ग्रीस जो डूब गया 2012 से 15 के बीच में पूरी तरह, उसका डेट टू GDP रेशियो 200% था, इसीलिए पूरी तरह से चौपट होगा। हमारे अगल बगल के कई देश भी हैं जो इसी संकट में आने वाले हैं, जैसे नेपाल। KP शर्मा ओली याद होंगे आपको, क्या नौटंकी किया था इस बंदे ने, पूरी तरह भारत और नेपाल के रिश्तों को खराब करके रख दिया। ठीक हुआ ये गया, वरना भारत और नेपाल के रिश्ते को एकदम रसातल पे गिरा देता। इसका डेट टू GDP रेशियो 53% है। यहाँ के वित्त मंत्री को पता ही नहीं है कि ये डेट टू GDP रेशियो होता क्या है यहाँ पर। अब सबसे बड़ा खतरा तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान का डेट टू GDP रेशियो 74% है। आप समझ सकते हैं ये खतरे के निशान को पार कर चुके हैं, अब कभी भी ये बर्बाद हो जाएगा। खतरा इसलिए है कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है, और परमाणु संपन्न देश का स्टेबल रहना जरूरी है, क्योंकि अगर वहां गृह युद्ध होगा और श्रीलंका जैसी स्थिति होगी, यूक्रेन जैसा स्थिति होगा, सीरिया जैसा स्थिति हो जाएगा, तो किसी के हाथ में परमाणु बम लग जाएगा, उसे कहीं चला देगा। अब पता चला आप मोहल्ले के किसी नॉर्मल आदमी को AK-47 निकाल दीजिए तो बरस करेगा इसे 47 लेके ले। तो भाई बड़े हथियार जिम्मेदार देशों के पास होना चाहिए। तो भारत के लिए भी एक चिंता का विषय, वहाँ आतंकवादी हर गली में एगो मिलेगा, कोनो को मिल गया परमाणु बम सीधे चला देगा भारत की, तो नहीं देखेगा कि सोच रहा कितना दूर जा पाएगा नहीं। तो देखिए डर उसको होता है जिसके पास होने के लिए कुछ हो, जैसे भारत है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, चुट्टा के पास है ये क्या है जो खोने के लिए यहाँ पर है। और अफगानिस्तान तो देख ही रहे हैं पूरी तरह से तालिबान के हाथ में चला गया, और इधर म्यांमार देख ही रहे हैं, आंग सान सूकी से पूरी तरह मिलिट्री ले लिया है। तो यहाँ पे म्यांमार में तानाशाही होगा, अफगानिस्तान में तानाशाही होगा। तो दूगो इधर से बर्बाद और ये दूगो कर्जा में बर्बाद, नेपाल और ये आपका पाकिस्तान। तो देखिए अब आगे क्या होता है, बट श्रीलंका को तो बर्बाद होना फिक्स है। बाकी दुनिया के देशों से भी हाथ जोड़ कर विनती है कि सीखो कुछ,
श्रीलंका से किस तरह बर्बाद हुआ। चाइना के डेट ट्रैप में मत फंसो। अब भारत के हर राज्य से कहते हैं कि भाई आप लोग भी अपना वित्त मंत्री सोच समझ के बनाइए कि जिसको ये सब पता हो डेट टू जीडीपी रेशियो क्या क्या होता है। ऐसे ही नहीं कि उठा के बना दे इसे महिंद्रा राजपक्षे टाइप का कि डुबा देगा। आई होप आप इसको समझे होंगे। और अगला बैच जो है हिस्ट्री का है, परसों से मंगलवार से स्टार्ट हो जाएगा हिस्ट्री का बैच। सुबह 17 तारीख को सुबह 7 बजे हिस्ट्री के बैच होंगे, उसको आप लोग इनरोल होंगे। उसकी बहुत ही नॉमिनल फी होगी आपकी 250 रुपए यहाँ पर। तो ये टोटल आपका बहुत 5-6 महीने चल जाता है। हिस्ट्री पूरे जीएस का सबसे बड़ा चैप्टर होता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। एनडीए के बैच है, ये ऑनगोइंग है। एनडीए वाले बैच के लड़के जो उत्तर प्रदेश के लड़के हैं जिनका एग्जाम थोड़ा सा डिले हो गया था, उन लोग को लिए भी है भाई अभी आप क्या कर सकते हैं, इसे ज्वाइन कर सकते हैं एनडीए 2 के लिए हम इसमें। और जो एनडीए फर्स्ट में जिनका रिजल्ट आ गया उन लोगों के लिए एसएसबी के लिए इस महीने के लास्ट में बैचेज स्टार्ट हो जाएंगे। वो लोग भी एसएसबी कर सकते हैं और आप लोग भी बॉर्डर पे जाएंगे। आई होप आप इस पूरे टॉपिक को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जय हिंद। देखिए श्रीलंका के बारे में देखते हैं कि आखिर ऑलराइट दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया एंड यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर खान साहब, क्योंकि खान साहब का वीडियो इतना इन्फॉर्मेटिव होता है ना, इतना अच्छी वीडियो है। एंड अगर कोई इंसान यूट्यूब अच्छे से यूज़ करता है तो दैट इज़ खान साहब। खान साहब यूज़ दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म इन अ बेस्ट वे, क्योंकि इतने सिखाता है ना, इतने सिखाता है बहुत ही। मैं तो आई एम वेरी थैंकफुल टू खान साहब। आप लोगों भी होना चाहिए, क्योंकि विद हेल्प ऑफ खान साहब वी आर लर्निंग अ लॉट दिस डेज, स्पेशली फ्रॉम यूट्यूब खान सर का चैनल। खान सर, क्योंकि हम तो फेस टू लाइक फिजिकली तो मिल नहीं सकते, बट विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब प्लेटफॉर्म ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर अस। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच खान साहब। अभी ये जो खान साहब ने ये बोला है ना, नेक्स्ट चैप्टर या क्या बोलूँ, नेक्स्ट जो कोचिंग है, इट इज़ गोइंग टू बी ऑन अ हिस्ट्री एंड यू हैव टू पे ओनली 250 रुपीज़ फॉर 2.5 महीने मीन्स 2.5 मंथ्स, है ना। तो 2.5 मंथ्स के लिए you have to pay only 250 Indian rupees. So this is the best offer and it is a very good investment for you also, है ना। तो इसीलिए जो लोग खान साहब के आसपास में रहता है तो प्लीज़ जाके अटेंड कीजिए, क्योंकि ऐसे मौका बार बार नहीं मिलता है ना। तो यस, अभी ये वीडियो देख के वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन 3 पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज़ जो श्रीलंका में जो रूल करता है, रूलर्स है, वो है इट इज़ मेनली फ्रॉम वन फैमिली, है ना। तो एक फैमिली पूरे देश को चलाना इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, है ना। ऐसे दिस इज़ हैपनिंग इन सो मेनी कंट्रीज वेयर वन फैमिली इज़ रूलिंग द होल कंट्री। It is not a bad thing, but if you have to rule the country in a best way as possible to make the citizens feel happy, है ना। तो सिटीजन को थोड़ा बहुत खुश रखना चाहिए। अगर आप सिटीजन्स के बारे में नहीं सोचेगा तो देन योर गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू कोलैप्स वन डे, है ना। तो इसीलिए अभी श्रीलंका में क्या होता है, इतने लोग मर रहे हैं, रिलीजन की वजह से मर रहे हैं, और अभी इकोनॉमिकली दे आर इन अ वर्स कंडीशन आई वुड से। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि जल्दी से जल्दी वहाँ में जो भी प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि वो लोग भी आराम से रह सकते हैं ना, क्योंकि वो लोग भी एक इंसान है ना। तो इसीलिए जो ऊपर वाला जो रूल करता है इनको भी थोड़ा बहुत एजुकेट होना चाहिए, ताकि लोगों के बारे में सोचे, क्योंकि इतने करप्शन आपकी जेब में तो जा रहा होगा, लेकिन जो लोग सफ़र करते हैं वो तो जो नीचे जो आम आदमी को सफ़र होता है ना। अभी देखो वहाँ पे पढ़ाई भी ठीक से नहीं होता होगा, खाना भी तो ठीक से नहीं मिलता होगा, क्योंकि इकोनॉमिकली इतना गिर चुका है। और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इज़ ओनली फॉर 2 आवर्स। तो ऐसे कंडीशन में आप कैसे आगे बढ़ेगा, तो इसके बारे में सोचना चाहिए। एंड ऐसा ही सेट मैं तो दुआ करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, ताकि लोग भी आराम से रहे, जस्ट लाइक इन इंडिया वी आर लिविंग फ्रीली, तो वो लोगों भी ऐसे ही हो जाए। एंड सेकंड पॉइंट इज़ IMF। अभी खान साहब ने बोला कि IMF की ट्रैप अगर लोन लेना इज़ दैट मीन्स यू आर नॉट इन अ you are not in a good condition in terms of financial state, financially you are not stable। तो IMF से लोन लेना I would say it looks like a scam, है ना। अगर आपका वर्ल्ड बैंक तो लोन नहीं देता है, अगर आपका जो GDP इतने नीचे है, तो गिर चुका है, तो IMF देता है। एंड व्हाट IMF डू इज़
लोन देता है, बट इसके साथ पूरे कंट्री को मॉनिटर बोले क्या बोलिए, मॉनिटर करता है। तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, है ना, क्योंकि जो लोग रहता है वही लोगों को देश को आगे ले जाना चाहिए, ना कि कोई दूसरे आगे आपके ऊपर क्या बोलूँ मॉनिटर करना, है ना। तो इसीलिए IMF में मुझे ऐसे लगता है, बट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आई एम सॉरी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने शायद मैं जब वीडियो बनाते हैं ना, आई एम नॉट कमिंग अप विद स्क्रिप्ट, तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ता नहीं है ना, तो इसलिए शायद मैंने मुझसे कुछ गलत निकल गया। तो इफ़ आई से समथिंग रॉन्ग बाय मिस्टेकली, प्लीज़ फॉरगिव मी, क्योंकि मैं भी आई एम नॉट अ PhD, मैं आई एम नॉट एक्टिविस्ट, क्योंकि आई डोंट नो हाउ टू यूज़ वर्ड्स विद एग्जैजरेशन, मैं मक्खन लगा के बोलना नहीं आता है मुझे, तो इसकी वजह से, है ना। तो इस IMF में लोन लेना इज़ नॉट अ गुड थिंग। और ये जो GDP का जो डेट जो है ना, अगर आपका GDP का डेट जो है 60% से ज़्यादा है, तो दैट मीन्स यू आर इन अ बिग क्राइसिस, यू आर इन अ बिग ट्रबल। जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया है ना, ग्रीस का जो 2050 में GDP गिर गया था, डेट में चला गया था, वो है अराउंड 200%, और श्रीलंका 110 में आ गया। तो अगर आउट से अगर 100 से ज़्यादा 150 के ऊपर आ गया, तो दैट मीन्स योर होल कंट्री इज़ गोइंग टू कोलैप्स, है ना। तो इसीलिए थोड़ा बहुत जो लोग रहता है इनको भी सोचना चाहिए, जो रूलर है उनको भी सोचना चाहिए, है ना। तो अभी खान साहब ने एग्जाम्पल भी दिया है कि सम ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज़ इनका GDP डेट में जा रहा है, वो भी मोर देन 60%, मीन्स योर कंट्री इज़ इन अ बिग ट्रबल बोलो या बिग क्राइसिस बोलो। अगर आपका GDP लो है, तो जो फॉरेन कंट्री है बोलो या फॉरेनर्स बोलो, जो बाहर से देखता है ना, इनका नज़रिया बोलो या द वे दे लुक एट योर कंट्री इज़ टोटली डिफरेंट। नज़रिया भी थोड़ा बहुत ख़राब होता है आपको, अगर आप इस देश से हैं तो दे विल लाइक, हाँ ये है, वो गरीब है, ये है, ऑल दिस आर हैपनिंग, लोगों को तो जज करता है दुनिया में, तो सब एक दूसरे को जज करता है ऐसा ह्यूमन बीइंग हमारा माइंड में तो ये सब चलता ही चलता है। तो इसीलिए एज अ सिटीजन ऑफ योर कंट्री यू शुड रेस्पॉन्सिबल फॉर टू एक्नॉलेज द थिंग्स दैट हैपनिंग इन योर कंट्री, है ना। तो इसलिए ये सब चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। और खान साहब ने बोला है कि 60 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ये सब भी हमें इट्स टोटली न्यू नॉलेज फॉर अस, स्पेशली फॉर मी। आप लोगों को तो पता होगा, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत ही सही नॉलेज है। एंड यस, एंड द थर्ड थिंग इज़ चाइना से मदद लेना, चाइना के साथ डील करना। चाइना के साथ डील करने के लिए खुद को थोड़ा बहुत दम होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं, सीधा चाइना से मांगेगा, तो फिर तो हमने देखा है क्या क्या होता है, हम पड़ोसी देश को भी देखा है हमने, है ना। सो ये है, आई थिंक दिस इज़ द वर्स्ट थिंग दैट श्रीलंका हैज़ डन, आस्किंग हेल्प फ्रॉम चाइना, विच इज़ नॉट गुड। एवरीवन नोज अबाउट डैश, अब सबको पता है। तो इसीलिए ये बहुत गलत चीज़ किया है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमें पता है हमारे साथ क्या हुआ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और खान साहब ने बोला है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत एक्नॉलेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है ना। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगा, क्योंकि इस खान साहब ने बहुत समझाया, तो मेरे माइंड में भी बहुत सारे बोलने की मन कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ माई लैंग्वेज में नहीं बोल पा रहा है। थोड़ा बहुत पता हो गया होगा। और खान साहब ने भी कुछ चीज़ें बोला है, आउट ऑफ 100 में से 90% मैंने अंडरस्टूड व्हाट खान साहब इज सेइंग, लेकिन जो 10% है वो है मुझे इतना सही से नहीं समझ में आया, क्योंकि बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, है ना, ऐसा ही सेड। और एक चीज़ खान साहब ने एग्जाम्पल दिया है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग, बट आई गॉट व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। क्योंकि खान साहब ने बोला है, अगर एक व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज, अगर एक एप्पल, खराब एप्पल दूसरे खराब एप्पल के साथ रहेगा, तो फिर पूरा खराब कर देगा। दिस इज़ व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। तो ये मुझे समझ में आ गया, है ना। ऑल राइट, तो इतना है। और एक मुझे ये चीज़ बोलना है, लास्ट टाइम जो मैंने खान साहब का वीडियो के ऊपर मैंने रिएक्ट किया है, उसमें मैंने बोला है कि देयर आर स्टिल सम पीपल थिंक दैट तिब्बत इज़ पार्ट ऑफ इंडिया। मैंने ये क्यों बोला है, देयर आर सो मेनी पीपल्स, अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप लोगों को तो यूट्यूब देखता है ना, आपको तो समझ में आता होगा, लेकिन फिर भी देयर आर सो मेनी पीपल्स, इवन जो मेरे सराउंडिंग में रहता है,
इनको भी नहीं पता होता है। जब ऐसे पूछते हैं ना आप कहाँ से हो, मैं तिब्बत से हो बोलने से दे आर लाइक अच्छा तिब्बत तो नॉर्थ ईस्ट में है ना। मैंने बोला नहीं नहीं, फिर कहाँ, भूटान, नेपाल, ऐसे ही बोलते थे। इसलिए मैंने बोला है कि तिब्बत इज़ अ इंडिपेंडेंट कंट्री बिफोर द इन्वेशन ऑफ चाइना। तो इसकी वजह से मैंने बोला है तिब्बत इज़ नॉट पार्ट ऑफ चाइना या नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। If I said any bad thing about India, my fellow Tibetans are not going to like it. ये मैं गारंटी देता हूँ, है ना। और कोई भी टिबेटन ऐसे इंडिया के बारे में कुछ बुरा बोलेगा ना, आई एम नॉट गोइंग टू बी हैप्पी, मैं गारंटी देता हूँ। तो इसीलिए मैंने आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया क्लेम करता है, ऐसे कुछ भी नहीं, इंडिया कोई भी क्लेम नहीं करता है। देयर आर सो मेनी पीपल्स, इनको नहीं पता होता है ना कि तिब्बत क्या होता है। इसी वजह से मैंने ये बोला है, राइट। आप लोगों को तो पता होगा क्योंकि आप लोगों को तो वीडियो भी देखता है, थोड़ा बहुत नॉलेज भी होगा और थोड़ा पढ़ाई लिखा भी होगा, लेकिन बट देयर आर स्टिल सो मेनी पीपल हू डोंट अंडरस्टैंड अबाउट तिब्बत। इसीलिए मैंने बोला है। तो आज के लिए इतना है। एंड यस, ऐसा ऐसे डल दिया है। मेरे एक दूसरे चैनल है, वहाँ पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब दैट चैनल, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉग या ब्लॉगिंग वगैरह का वीडियो डालूँगा। और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट टिल नाउ। एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड लव यू ऑल, वंदे मातरम।